तो मैं विकी गुप्ता आप सबका स्वागत करता हूं एक बार फिर से आपके अपने YouTube चैनल गुप्ता जीएस टीचिंग सेंटर में। तो दोस्तों आज मैं इस वीडियो में भारतीय संविधान से संबंधित महत्वपूर्ण 30 प्रश्न डिस्कशन करने वाले हैं। जो आज का क्लास बहुत इंपॉर्टेंट होगा आपके लिए, वीडियो को पूरा अंत तक देखिएगा, ठीक है। तो चलिए शुरू करते हैं आज का सबसे पहला सवाल से। सबसे पहला सवाल है कि गीत जन गण मन को भारत के राष्ट्रगान के रूप में किस वर्ष स्वीकृत किया गया था। तो गीत जन गण मन को भारत के राष्ट्रगान के रूप में 1950 ईस्वी को स्वीकृत किया गया था। कब किया गया था? 1950 ईस्वी को, यानी कि ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा, ठीक है। अगर हम इसका व्याख्या करते हैं तो देखिए व्याख्या करेंगे कि जन गण मन को 24 जनवरी 1950 ईस्वी को भारत के राष्ट्रगान के रूप में स्वीकृत किया गया, यानी कि अपनाया गया, ठीक है। इसका गायन सर्वप्रथम 27 दिसंबर 1911 में कांग्रेस के कोलकाता अधिवेशन में हुआ था। याद रखिएगा कि इसका गायन जो है सर्वप्रथम 27 दिसंबर 1911 को कांग्रेस के कोलकाता अधिवेशन में हुआ था। राष्ट्रगान के गायन की अवधि जो है 52 सेकेंड है, लेकिन संक्षिप्त रूप में इसे 20 सेकेंड में गाया जाता है, ठीक है। चलिए नेक्स्ट देखेंगे दूसरा नंबर सवाल। सेकंड नंबर सवाल है कि राष्ट्रगान को कितने समय में गाया जाता है। तो राष्ट्रगान को 52 सेकंड में गाया जाता है। कितना सेकंड में? 52 सेकंड में गाया जाता है राष्ट्रगान को, यानी कि ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा, ठीक है। चलिए नेक्स्ट देखेंगे 3 नंबर सवाल। 3 नंबर सवाल है कि भारत का राष्ट्रगान सबसे पहले कब गाया गया था, ठीक है। तो भारत का राष्ट्रगान सबसे पहले जो है ये गाया गया था 1911 को कांग्रेस के कोलकाता अधिवेशन में, ठीक है। यानी कि कांग्रेस के कोलकाता अधिवेशन में सर्वप्रथम भारत का राष्ट्रगान गाया गया था। कब गाया गया था? 1911 ईस्वी को, यानी कि ऑप्शन नंबर डी सही हो जाएगा इसका, ठीक है। चलिए नेक्स्ट देखेंगे 4 नंबर सवाल। देखिए 4 नंबर सवाल है, ठीक है। 4 नंबर सवाल देखिए बोल रहा है कि भारत का अंतिम अंग्रेज वायसराय कौन था। तो भारत का अंतिम अंग्रेज वायसराय था लॉर्ड माउंटबेटन। कौन था? लॉर्ड माउंटबेटन जो ये भारत का अंतिम अंग्रेज वायसराय था, ठीक है। कौन था? लॉर्ड माउंटबेटन। अगर हम इसका व्याख्या करते हैं तो देखिए दोस्तों, भारत के अंतिम अंग्रेज वायसराय लॉर्ड माउंटबेटन थे। इनका कार्यकाल 23 मार्च 1947 से 15 अगस्त 1947 ईस्वी तक था। इसके अतिरिक्त भारत के गवर्नर जनरल के रूप में इनका कार्यकाल 15 अगस्त 1947 से 21 जून 1948 के मध्य रहा, ठीक है। चलिए नेक्स्ट देखेंगे 5 नंबर सवाल। देखिए, ठीक है। 5 नंबर सवाल है कि संविधान सभा के सदस्यों ने भारत के संविधान का प्रारूप तैयार किया, वे थे। तो वे कौन थे? तो इसका ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा, ठीक है। क्या होगा इसका? देखिए दोस्तों फिर से देखते हैं। देखिए सवाल था कि 5 नंबर सवाल था कि संविधान सभा के सदस्यों ने भारत के संविधान का प्रारूप तैयार किया था, तो वे कौन थे? तो इसका ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा, विभिन्न प्रदेशों की विधान सभाओं से चयनित थे। कौन थे? तो विभिन्न प्रदेशों की विधान सभाओं से चयनित थे। यह संविधान सभा के सदस्यों ने भारत के संविधान का प्रारूप तैयार किया था, ठीक है। अब इसका अगर व्याख्या करते हैं तो देखिए, ठीक है। तो देखिए यानी कि इसका कितना था, व्याख्या करेंगे कि भारत के संविधान का प्रारूप तैयार करने वाली संविधान सभा के सदस्य विभिन्न प्रदेशों की विधानसभाओं के सदस्यों द्वारा अप्रत्यक्ष रूप से निर्वाचित किए गए थे। क्या किया गया था? अप्रत्यक्ष रूप से निर्वाचित किया गया था, ठीक है। नेक्स्ट है 6 नंबर सवाल देखेंगे कि भारत की संविधान सभा के अस्थायी सभापति कौन थे। तो भारत के संविधान सभा के अस्थायी सभापति थे डॉक्टर सच्चिदानंद सिन्हा। कौन थे? डॉक्टर सच्चिदानंद सिन्हा जो है ये भारत के संविधान सभा के अस्थायी सभापति थे। आपको याद रखना है कि अस्थायी सभापति कौन थे? तो डॉक्टर सच्चिदानंद सिन्हा, ठीक है। इसका व्याख्या देखते हैं तो देखिए 9 दिसंबर 1946 ईस्वी को आयोजित संविधान सभा की प्रथम बैठक में डॉक्टर सच्चिदानंद सिन्हा को अस्थायी सभापति बनाया गया। कब बनाया गया? तो ये बनाया गया था 1946 को। अगर आपसे पूछेगा, ये भी सवाल बन सकता है कि भारतीय संविधान सभा में प्रथम बैठक कब हुई थी, तो 9 दिसंबर 1946 को, ठीक है। 9 दिसंबर 1946 को प्रथम बैठक हुई थी और प्रथम बैठक में ही डॉक्टर सच्चिदानंद सिन्हा को अस्थायी सभापति के रूप में चूज किया गया, यानी कि चुना गया, ठीक है। चलिए नेक्स्ट देखते हैं 7 नंबर सवाल। तो देखिए 7 नंबर सवाल है कि संविधान सभा के उद्घाटन अधिवेशन की अध्यक्षता किसने की थी। तो संविधान सभा के उद्घाटन अधिवेशन की अध्यक्षता किए थे सच्चिदानंद सिन्हा ने। किसने किए थे? सच्चिदानंद सिन्हा ने भारतीय संविधान सभा के उद्घाटन अधिवेशन की अध्यक्षता डॉक्टर सच्चिदानंद सिन्हा ने किए थे, ठीक है। अगर इसका हम देखेंगे व्याख्या तो देखिए
व्याख्या वही हो गया था कि 9 दिसंबर 1946 को प्रथम उनको अस्थायी सदस्य चुना गया था। इस उसी समय क्या हुआ था, उनका उद्घाटन किए थे। ठीक है, नेक्स्ट है कि संविधान का मसौदा तैयार करने वाली समिति, जिसको बोलते हैं ड्राफ्टिंग कमेटी, के अध्यक्ष कौन थे। ठीक है दोस्तों, तो देखिए सवाल क्या है, तो देखिए सवाल है 8 नंबर कि संविधान का मसौदा तैयार करने वाली समिति यानी कि ड्राफ्टिंग कमेटी के अध्यक्ष कौन थे। तो ये थे भीमराव अंबेडकर। कौन थे? भीमराव अंबेडकर जो है संविधान का मसौदा तैयार करने वाली समिति के अध्यक्ष थे। ठीक है, अगर हम देखेंगे इसका व्याख्या, तो देखिए व्याख्या है कि संविधान के प्रारूप को अंतिम रूप से देने वाली संविधान सभा द्वारा 29 अगस्त 1947 ईस्वी को एक संकल्प पारित करके प्रारूप समिति का गठन किया गया तथा इसके अध्यक्ष के रूप में डॉक्टर भीमराव अंबेडकर को चुना गया था। इस समिति के में अध्यक्ष कुल 7 सदस्य थे। कितने सदस्य थे? 7 सदस्य थे। ठीक है, चलिए नेक्स्ट 9 नंबर सवाल। तो देखिए 9 नंबर सवाल है कि संविधान प्रारूप समिति में अध्यक्ष को मिलाकर, ठीक है, अध्यक्ष को मिलाकर ... सदस्य शामिल थे। तो कितने सदस्य शामिल थे? तो 7। ठीक है, यानी कि संविधान प्रारूप समिति में अध्यक्ष को मिलाकर 7 सदस्य शामिल थे। ठीक है, चलिए नेक्स्ट देखेंगे अगला सवाल। तो देखिए अगला सवाल है 10 नंबर सवाल। ठीक है, तो देखिए 10 नंबर सवाल है कि 11 दिसंबर 1946 को किसे संविधान सभा का अस्थायी अध्यक्ष चुना गया था। तो संविधान सभा का अस्थायी अध्यक्ष जो है ये डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद को चुना गया था। किसको चुना गया था? डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद को संविधान सभा का अस्थायी अध्यक्ष चुना गया था। अगर आपसे पूछे अस्थायी अध्यक्ष किसे चुना गया था, तो अस्थायी अध्यक्ष डॉक्टर सच्चिदानंद सिन्हा को चुना गया था। ठीक है, तो व्याख्या देखेंगे। तो देखिए दोस्तों व्याख्या क्या है, तो भारतीय संविधान के निर्माण हेतु संविधान सभा के सदस्यों की पहली बैठक 9 दिसंबर 1946 को हुई। इसमें सच्चिदानंद सिन्हा को अस्थायी अध्यक्ष निर्वाचित किया गया। बाद में सभा के सदस्यों द्वारा 11 दिसंबर 1946 को डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद को संविधान सभा का अस्थायी अध्यक्ष निर्वाचित किया गया था। यानी यहाँ से 2 पॉइंट इंपॉर्टेंट है, 3 पॉइंट इंपॉर्टेंट है। यानी कि संविधान सभा सदस्यों की पहली बैठक कब हुई थी? तो 9 दिसंबर 1946 को। ठीक है, इसमें सच्चिदानंद सिन्हा को अस्थायी अध्यक्ष निर्वाचित किया गया था और डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद को संविधान सभा का अस्थायी अध्यक्ष निर्वाचित किया गया था। ठीक है, चलिए नेक्स्ट देखते हैं 11 नंबर सवाल। 11 नंबर सवाल है कि निर्वाचन सभा, ठीक है, के चेयरमैन कौन थे। तो निर्वाचन सभा के चेयरमैन थे डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद। कौन थे? डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद कौन थे? निर्वाचन सभा के चेयरमैन। ठीक है दोस्तों, चलिए नेक्स्ट है 12 नंबर सवाल। तो 12 नंबर सवाल है कि भारत के संविधान को बनाने के लिए गठित संविधान सभा के अध्यक्ष कौन थे। भारत के संविधान को बनाने के लिए गठित संविधान सभा के अध्यक्ष कौन थे? डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद। ठीक है, डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद कौन थे? भारत के संविधान को बनाने के लिए गठित संविधान सभा के अध्यक्ष थे। और बाद में जब भारत आज़ाद हो गया 15 अगस्त 1947 को, तो डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद को भारत का प्रथम राष्ट्रपति बनाया गया था। ठीक है, तो चलिए फिर नेक्स्ट देखेंगे अगला 13 नंबर सवाल। 13 नंबर सवाल है कि संविधान सभा की पहली बैठक कब हुई थी। तो हम आपको बताए थे कि 9 दिसंबर 1946 को। ठीक है, यानी कि 9 दिसंबर 1946 को संविधान सभा की पहली बैठक हुई थी। ठीक है, और पहली बैठक में ही डॉक्टर सच्चिदानंद सिन्हा को अस्थायी अध्यक्ष बनाया गया और डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद को अस्थायी अध्यक्ष चुना गया था। ठीक है, तो पहली बैठक कब हुई थी? 9 दिसंबर 1946 को। ऑप्शन नंबर बी होगा। नेक्स्ट देखेंगे 14 नंबर सवाल। देखिए 14 नंबर सवाल है कि संविधान सभा द्वारा भारत के संविधान को तैयार करने के लिए कितनी समितियों का गठन किया गया था। तो संविधान सभा द्वारा भारत के संविधान को तैयार करने के लिए 17 समितियों का गठन किया गया था। कितनी समितियों का? 17 समितियों का गठन किया गया था। ठीक है दोस्तों, चलिए नेक्स्ट देखेंगे अगला सवाल। ये 17 समिति हैं। ठीक है, ये आपको उतना ध्यान देने की जरूरत नहीं है। ठीक है, ये बस आपको ध्यान में रखना है कि 17 समितियों का गठन किया गया था। नेक्स्ट देखेंगे 15 नंबर सवाल है कि प्रजातंत्र की जड़ें निम्न द्वारा नष्ट की जा सकती है। तो साम्यवाद द्वारा। ठीक है, यानी कि प्रजातंत्र की जो जड़ें हैं ये साम्यवाद के द्वारा नष्ट की जा सकती है। इसका अगर हम व्याख्या देखते हैं तो देखिए क्या है। ठीक है, व्याख्या है कि आतंकवाद तथा विद्रोह द्वारा प्रजातंत्र को अस्थिर या कमजोर किया जा सकता है, लेकिन उसकी जड़ों की समाप्त नहीं किया जा सकता। जबकि साम्यवाद प्रजातंत्र के विपरीत एक शासन प्रणाली है जो प्रजातंत्र के मूल सिद्धांतों को ही बदल देती है। क्या करती है? जो प्रजातंत्र के मूल सिद्धांतों को बदल देती है। ठीक है दोस्तों, चलिए नेक्स्ट देखेंगे 16 नंबर सवाल। 16 नंबर सवाल है कि भारतीय संविधान है। तो भारतीय संविधान क्या है? तो ऑप्शन नंबर डी हो जाएगा, यानी कि अंशतः कठोर और अंशतः लचीला है। क्या है? अंशतः कठोर और अंशतः लचीला है भारतीय संविधान। ठीक है, अगर हम इसका व्याख्या देखते हैं तो देखिए व्याख्या क्या है।
भारत के संविधान में नम्यता तथा अनम्यता यानी कि कठोरता के लक्षण एक साथ विद्यमान है। यह संविधान इसलिए नम्य है क्योंकि इसके अधिकतर प्रावधानों को संसद द्वारा साधारण बहुमत से संशोधित किया जा सकता है, ठीक है, जबकि कुछ प्रावधानों को संशोधित करने के लिए विशेष प्रक्रिया अपनाई जाती है। इसीलिए भारतीय संविधान अंशतः कठोर तथा अंशतः लचीला है, ठीक है। चलिए नेक्स्ट देखेंगे 17 नंबर सवाल। देखिए 17 नंबर सवाल है कि भारत एक धर्मनिरपेक्ष देश है, इसका तात्पर्य क्या है, ठीक है। तो इसका तात्पर्य है उसका कोई राज्य जो है यानी कि उसका कोई राज्य स्तर पर धर्म नहीं है, ठीक है, यानी कि उसका कोई भी राज्य स्तर पर धर्म नहीं है। भारत एक धर्मनिरपेक्ष देश है, इसका तात्पर्य क्या है, इसका तात्पर्य इसका यही है कि इसका कोई भी राज्य स्तर पर धर्म नहीं है, यानी कि ऑप्शन नंबर क्या हो जाएगा, ऑप्शन नंबर बी, ठीक है दोस्तों। यानी कि यहाँ पे सभी धर्मों को माना जाता है भारत में, आपको पता होगा, ठीक है। तो देखिए अगर हम डिस्कशन करते हैं इसका, तो देखिए दोस्तों भारत एक धर्मनिरपेक्ष यानी कि सेकुलर कंट्री, आपको पता होगा। इसका तात्पर्य है कि उसका राज्य स्तर पर कोई धर्म नहीं है, राज्य धर्म के संदर्भ में पूर्णतः तटस्थ है तथा राज्य प्रत्येक धर्म का सम्मान आदर यानी कि सम्मान और आदर करता है, ठीक है। चलिए नेक्स्ट देखेंगे अगला 18 नंबर सवाल कि धर्मनिरपेक्ष का क्या अर्थ है। तो अभी हम बताए थे कि सभी धर्मों का महत्व स्वीकार करना, ठीक है, यानी कि भारत में सभी धर्मों को महत्व स्वीकार किया जाता है, इसलिए भारत एक क्या है, तो भारत एक धर्मनिरपेक्ष देश है, यानी कि सेकुलर कंट्री है इंडिया, ठीक है। यानी धर्मनिरपेक्ष का अर्थ क्या है, सभी धर्मों का महत्व स्वीकार करना, यानी कि ऑप्शन नंबर सी, ठीक है। अगर हम इसका व्याख्या देखते हैं तो व्याख्या वही व्याख्या इंपॉर्टेंट नहीं है, ये इंपॉर्टेंट है कि यहाँ पर सभी धर्मों को माना जाता है, ठीक है दोस्तों। तो देखिए 19 नंबर सवाल है कि इनमें से कौन जुलाई 1946 में गठित संविधान सभा के सदस्य नहीं थे, ठीक है। इसका ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा महात्मा गांधी, ठीक है। ये जो महात्मा गांधी थे ये संविधान यानी कि गठित हो रहा था तो उसमें सदस्य नहीं थे, कौन, तो महात्मा गांधी, ठीक है। देखिए व्याख्या देखते हैं, तो जुलाई 1946 में बनी संविधान सभा के सदस्यों में महात्मा गांधी नहीं थे, ये आपको ध्यान रखना है, कौन नहीं थे, महात्मा गांधी, ठीक है। तो 20 नंबर सवाल देखिए, 20 नंबर सवाल है कि गणतंत्र होता है, ठीक है, तो क्या होता है, राज्य जहां पर अध्यक्ष वंशानुगत से ना हो, ठीक है, राज्य होता है, गणतंत्र होता है राज्य जहां पर अध्यक्ष वंशागत रूप से ना हो, ठीक है दोस्तों। तो देखिए अगर हम बात करते हैं गणतंत्र से तात्पर्य एक ऐसे राष्ट्र है जिसके प्रमुख का पद वंशानुगत न होकर निर्वाचन पर आधारित होता है, यथा भारत के प्रमुख राष्ट्रपति का पद निर्वाचन पर आधारित है, जबकि ब्रिटेन में यह पद वंशानुगत है। यहाँ पे समझने की बात यह है, जैसे कि आप ये भी समझ सकते हैं कि जैसे मुगल वंश क्या था, मुगल वंश आप देखे होंगे अगर पढ़े होंगे मुगल वंश के बारे में, यानी कि बाबर का बेटा हुमायूं, हुमायूं का बेटा जहांगीर, जहांगीर का बेटा शाहजहां, ऐसे मतलब चलते जाता था। तो ये होता है क्या, वंशानुगत, क्या होता है, वंशानुगत होता है। लेकिन हम ये भारत एक ऐसा है यहाँ पे वंशानुगत, यहाँ पे क्या होता है, वोटिंग होता है, जैसे कि लोकतंत्र जनता के द्वारा तथा जनता के लिए शासन, यानी लोकतंत्र यानी कि क्या है यहाँ पर, लोकतंत्र यानी लोगों का तंत्र है, यहाँ पे लोगों के द्वारा चुना जाता है, ठीक है। तो ये क्या होता है, ये एक वंशानुगत नहीं है मेरा भारत, ठीक है दोस्तों। तो यहाँ पे इसके बारे में दर्शाया गया है। चलिए नेक्स्ट देखेंगे अगला 21 नंबर सवाल। 21 नंबर सवाल है कि प्रस्तावना का वह प्रावधान जो सभी वयस्क नागरिकों को मतदान का अधिकार प्रदान करता है कहलाता है, क्या कहलाता है, यानी कि गणतंत्र कहलाता है, ठीक है। प्रस्तावना का वह प्रावधान जो सभी वयस्क नागरिकों को मतदान का अधिकार प्रदान करता कहलाता है गणतंत्र, ठीक है। यहाँ पे समझ सकते हैं कि जो सभी वयस्क नागरिकों को मतदान का अधिकार प्रदान है, यानी कि सभी नागरिकों को वोट देने का अधिकार है, तो ये क्या कहलाता है, गणतंत्र कहलाता है। अगर हम व्याख्या देखते हैं तो देखिए संविधान की प्रस्तावना में हम भारत के लोग द्वारा संपूर्ण प्रभुत्व संपन्न समाजवादी पंथनिरपेक्ष लोकतंत्रात्मक गणराज्य बनाने का संकल्प व्यक्त किया गया है, ठीक है। इसका विकल्प क्या होगा, यानी कि ऑप्शन नंबर डी इसका सही होगा, गणतंत्र। यहाँ पे आप देख लिए होंगे, ठीक है दोस्तों। चलिए नेक्स्ट देखेंगे अगला 22 नंबर सवाल। 22 नंबर सवाल है कि कैबिनेट मिशन प्लान के अधीन बनी संविधान सभा में कितने सदस्य थे, ठीक है। यानी कैबिनेट मिशन प्लान के अधीन बनी संविधान सभा में 389 सदस्य थे, कितने सदस्य थे, 389, ठीक है। चलिए नेक्स्ट देखेंगे, यानी कि इसका व्याख्या देखते हैं। तो देखिए दोस्तों
कैबिनेट मिशन की सिफारिश के अनुसार जुलाई 1946 में भारतीय संविधान सभा के निर्वाचन के लिए चुनाव हुए, जिनमें 10 लाख की जनसंख्या पर एक प्रतिनिधि चुनना था। इन प्रतिनिधियों का चुनाव सीधे जनता द्वारा नहीं अपितु प्रांतीय सभाओं के प्रतिनिधियों को करना था। इस चुनाव में कुल 389 सदस्य संविधान सभा की सदस्यता हेतु निर्वाचित हुए। कितना? तो 389 सदस्य। ठीक है, चलिए नेक्स्ट है 23 नंबर सवाल कि वेवल योजना की असफलता का मुख्य कारण क्या था। तो वेवल योजना की असफलता का मुख्य कारण क्या था? तो ये ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा, कांग्रेस तथा मुस्लिम लीग के मध्य सहमति ना होना। ठीक है, कांग्रेस तथा मुस्लिम लीग के मध्य सहमति ना होना ये वेवल योजना की असफलता का मुख्य कारण था। ठीक है, चलिए नेक्स्ट देखेंगे, जैसे कि इसका व्याख्या देखते हैं अगर हम, तो 25 जून से 14 जुलाई 1945 के मध्य भारत के तत्कालीन ब्रिटिश वायसराय लॉर्ड वेवल द्वारा शिमला में बुलाए गए सम्मेलन में वायसराय काउंसिल की भारतीय सदस्यता को नियुक्त करने का प्रस्ताव रखा गया। सम्मेलन मुस्लिम लीग द्वारा किया जाए। ठीक है, यानी कि सम्मेलन जो है ये मुस्लिम लीग द्वारा किया जाए। कांग्रेस ने जिन्ना की इस मांग को अस्वीकार कर दिया। इस प्रकार वेवल योजना असफल रही और वेवल ने 14 जुलाई 1945 को सम्मेलन को विफलता की घोषणा कर दी। ठीक है, तो यहाँ पे आप समझ सकते हैं। नेक्स्ट 24 नंबर सवाल कि निम्नलिखित में से कौन भारत की संविधान निर्मात्री सभा में संवैधानिक सलाहकार था। तो कौन था? ये था VN राव। ठीक है, ये भारत की संविधान निर्मात्री सभा में ये संवैधानिक सलाहकार था। कौन? तो VN राव। ठीक है दोस्तों, यानी कि ऑप्शन नंबर डी हो जाएगा। अगर इसका हम व्याख्या देखते हैं तो देखिए, संविधान निर्मात्री सभा के संवैधानिक सलाहकार VN राव थे, जिन्होंने 17 मार्च 1947 को प्रांतीय विधानमंडलों एवं केंद्रीय विधानमंडल के सदस्यों को प्रस्तावित संविधान की मुख्य विशेषताओं के संबंध में उनके विचार को जानने के लिए एक प्रश्नावली भेजी। प्रश्नावली में शामिल प्रश्नों के उत्तर के आधार पर परामर्श समिति ने एक रिपोर्ट तैयार की। ठीक है, चलिए नेक्स्ट है 25 नंबर सवाल। 25 नंबर सवाल है कि संविधान के निर्माण में निम्न में से कौन सा दल शामिल नहीं था। तो संविधान के निर्माण में जो है ये हिंदू महासभा, ठीक है, हिंदू महासभा शामिल नहीं था, यानी कि ऑप्शन नंबर डी हो जाएगा। संविधान के निर्माण में निम्न में से कौन सा दल शामिल नहीं था? तो हिंदू महासभा। अगर हम इसका व्याख्या देखते हैं तो देखिए, साम्यवादी दल भारतीय स्वतंत्रता को वास्तविक स्वतंत्रता नहीं मानते थे। वे इसे कांग्रेस को सत्ता का हस्तांतरण मानते थे, परंतु वे संविधान के निर्माण में शामिल थे। कम्युनिस्ट पार्टी के एक सदस्य, मुस्लिम लीग के 73 सदस्य, भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस के 208 सदस्य संविधान सभा में शामिल थे, परंतु हिंदू महासभा का कोई सदस्य संविधान सभा में शामिल नहीं था। ठीक है, चलिए नेक्स्ट है 26 नंबर सवाल कि निम्नलिखित में से कौन सा दल भारतीय को संविधान सभा से संबंध नहीं था। तो वो था हिंदू महासभा। अभी हम बताए थे कि कौन सा दल भारतीय संविधान सभा से संबंध नहीं था, तो हिंदू महासभा। ये 2 बार शायद रिवीजन हो गया है। ठीक है, चलिए अगला देखेंगे। देखिए इसका व्याख्या, उपयुक्त प्रश्न में हिंदू महासभा भारतीय संविधान सभा से संबंध नहीं था। शेष अनुसूचित जाति संघ व कम्युनिस्ट पार्टी के एक सदस्य भारतीय संविधान सभा के सदस्य थे। ठीक है दोस्तों, चलिए नेक्स्ट 27 नंबर सवाल कि किस राजनीतिक दल की स्थापना स्वतंत्रता से पूर्व हुई। तो भारत का एक साम्यवादी दल, ठीक है, भारत का एक साम्यवादी दल जो है इसकी जो स्थापना है ये स्वतंत्रता से पूर्व हुई थी। ठीक है, नेक्स्ट है इसका अगर व्याख्या देखते हैं तो देखिए क्या है। जनसंघ की स्थापना वर्ष 1951 में तथा स्वतंत्र पार्टी की स्थापना वर्ष 1959 में हुई थी, जबकि भारत के साम्यवादी दल की स्थापना स्वतंत्रता से पूर्व यानी कि 1925 में हुई थी। कब हुई थी? स्वतंत्रता से पूर्व यानी कि 1925 में हुई थी। ये आपको याद रखना। 1925 में एक और कांड हुआ था, काकोरी कांड हुआ था, ये भी आपको ध्यान में रखना है। ठीक है, चलिए नेक्स्ट देखते हैं 28 नंबर सवाल। देखिए 28 नंबर सवाल है कि भारत का संविधान, ठीक है, को लागू हुआ, यानी कि भारत का संविधान 1950 को लागू हुआ, यानी कि 26 जनवरी 1950 को क्या हुआ? लागू हुआ। ठीक है, ये जो भारत का संविधान है यहाँ पे क्या होगा? 26 जनवरी 1950 को लागू हुआ। ठीक है दोस्तों, अगर आपसे पूछे बनकर कब तैयार हुआ था तो 26 नवंबर 1949 को। ठीक है, 26 नवंबर 1949 को बनकर तैयार हुआ था और लागू कब हुआ? तो ये लागू हुआ 26 जनवरी 1950 को। ठीक है, अगर हम इसका व्याख्या देखते हैं तो देखिए थोड़ा लंबा है, इसको पढ़ते हैं। 26 नवंबर 1949 ईस्वी को संविधान पर संविधान सभा के
सभापति डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद के हस्ताक्षर हुए और उसे पारित घोषित किया गया। नागरिकता, निर्वाचन और अंतिम सदस्य संबंधित उपबंधों तथा अस्थायी और संक्रमणकारी उपबंधों को एक उक्त दिनांक से ही प्रभावित घोषित किया गया, जबकि शेष संविधान 26 जनवरी 1950 ईस्वी को लागू हुआ। 26 जनवरी 1950 को भारत को गणतंत्र घोषित किया गया, इसलिए इसी दिन प्रथम गणतंत्र दिवस के रूप में मनाया गया है। ठीक है, चलिए नेक्स्ट देखेंगे 29 नंबर सवाल कि भारत का संविधान कब लागू हुआ। तो भारत का संविधान कब लागू हुआ? 26 जनवरी 1950 को। ठीक है, यानी कि 26 जनवरी 1950 को भारत का संविधान लागू हुआ, ये हम आपको अभी बताए हैं। 30 नंबर सवाल देखेंगे और आज का लास्ट। ठीक है, तो देखिए 30 नंबर सवाल है कि भारत एक संप्रभु लोकतांत्रिक गणराज्य बना, यानी कि कब बना? तो 26 जनवरी 1950 को। ठीक है, 26 जनवरी 1950 को भारत एक संप्रभु लोकतांत्रिक गणराज्य बना, ये आपको ध्यान में रखना है। ठीक है, तो देखिए अच्छा आपसे पूछेगा कि इन चार अगर ऑप्शन में अगर वर्णन किया जाए तो 30 जनवरी 1948 को क्या हुआ था? तो 30 जनवरी 1948 ईस्वी को महात्मा गांधी की मृत्यु हुई थी। ठीक है, गोली से मारा गया था महात्मा गांधी को, और 30 जनवरी को ही शहीद दिवस के रूप में मनाया जाता है। और 15 अगस्त 1947 को क्या हुआ था? तो भारत आज़ाद हुआ था। ठीक है, ठीक है दोस्तों, तो देखिए अगर इसे हम व्याख्या देखते हैं तो देखिए व्याख्या क्या है कि व्याख्या का देखेंगे 2 वर्ष 11 महीना 18 दिन के अथक और निरंतर परिश्रम के पश्चात 26 नवंबर 1949 ईस्वी तक संविधान का निर्माण का कार्य पूरा कर लिया गया तथा उसके कुछ उपबंध उसी दिन लागू कर दिए गए। संविधान के संपूर्ण उपबंध 26 जनवरी 1950 ईस्वी को लागू किए गए, इसलिए भारत एक संप्रभु लोकतांत्रिक गणराज्य 26 जनवरी 1950 ईस्वी को बना। ठीक है दोस्तों, तो हमने 30 प्रश्न कर लिए हैं। ठीक है, और इसका व्याख्या भी कर लिए हैं, और अगला देखेंगे 31 नंबर सवाल से। ठीक है, ये मेरा पार्ट 1 रहेगा और पार्ट 2 अगला आएगा। ठीक है दोस्तों, तो आज के लिए इतना ही, मिलते हैं अगले वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद, वंदे मातरम, थैंक यू सो मच।